सो हेलो एंड वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर शुरू होता है 600 BCE से, क्योंकि हमने देखा 1700 और 1800 BCE के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई। उसके बाद आता है ऋग्वेद का टाइम पीरियड, जहां पर हमें कोई अर्बनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो 600 BCE है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्या देखने को मिलता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन। पहला अर्बनाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन और सेकेंड अर्बनाइजेशन है हमारा महाजनपदा पीरियड, जो हम अभी देखने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जो महाजनपदास है उन्हें किंग्स रूल कर रहे हैं और किंग्स को पावर मिलती है फार्मर्स से, क्योंकि फार्मर जब एग्रीकल्चर उगाएंगे तभी तो सरप्लस होगा ना, और जब सरप्लस होगा तभी तो ट्रेड हो पाएगा ना। तो फिर अब हम पढ़ेंगे किंग्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, मोरओवर एग्रीकल्चर के बारे में और टाउन्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें सोर्सेस क्या है हमारे ये अर्ली हिस्ट्री को जानने के लिए। तो जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री है उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मिलते हैं इंस्क्रिप्शन। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो अगर कोई जंग जीत के आ गए ना तो इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। अगर उनके आजू बाजू क्या होते थे, उनके कोर्ट में मिनिस्टर्स होते थे और राजा को खुश करने के लिए उनके लिए इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। अब इंस्क्रिप्शन क्या हुआ? इंस्क्रिप्शन एक हार्ड सरफेस होगा, उसमें चीजें लिखी हुई होंगी। अब लिखी हुई ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से लिखती, उसमें खोद के चीजें लिखी जाती है, अंदर पूरी इनग्रेव करी जाती है। सपोज ये बहुत हार्ड स्टोन है, उसके अंदर चीजें ऐसे गोद गोद के मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल अंदर तक खुद रखी है चीजें, ऐसे ऊपर ऊपर मार्कर से नहीं लिख रहा हूं, देन इट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। सो राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। अब हार्ड सरफेस कोई सा भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, वो स्टोन हो सकता है वो, या कुछ और हो सकता है। ठीक है, अब हमें इंस्क्रिप्शन में ही पेलियोग्राफी देखने को मिलती है। अलग अलग इंस्क्रिप्शन में अलग अलग पेलियोग्राफी होती है। और पेलियोग्राफी क्या है? पेलियोग्राफी है स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो अलग अलग इंस्क्रिप्शन लिखने वालों की अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग थी। हमें कॉइन्स भी मिलते हैं जो किंग्स ने इशू करवाए थे, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा उस टाइम पे ये रूल कर रहा था। हमें टेक्स्ट्स मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र मिलती है, और भी टेक्स्ट मिलते हैं जिससे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमें विजुअल मटेरियल्स भी मिलते हैं, जो चीज वो छोड़ के चले गए थे। अच्छा, कपड़े पहनते होंगे, जूते पहनते होंगे, बाकी सारी जो चीजें थी वो एक्सकवेशन के थ्रू मिलती है। उससे हम अर्ली इंडियन हिस्ट्री को डेवलप करते हैं कि ये चीजें यहाँ होती होंगी। पहली चीज है इंस्क्रिप्शन, दूसरा है कॉइन्स, तीसरा है टेक्स्ट और चौथा है विजुअल मटेरियल। सो दीज वर द सोर्सेस। आगे चलते हैं चैप्टर में, नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस टाइमलाइन कि सारी चीजें सीक्वेंस में कैसे हो रही थी। बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे जब रूलर्स के नाम पता चलते थे, सो आई वाज लाइक ये किस टाइम पीरियड के रूलर्स है, ये किस टाइम पीरियड के रूलर्स है। सो आई होप सो आपको ये टाइमलाइन हेल्प करेगी। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां तक देखा था कि हमारी 1700 1800 BC तक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1500 BC से ऋग्वेदिक पीरियड शुरू हो जाता है। 1500 BC की बात कर रहा हूं मैं। अब ऋग्वेदिक पीरियड आपके सिलेबस में नहीं है। 1000 BCE में हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, दैट इज डिस्कवरी ऑफ आयरन। अब डिस्कवरी ऑफ आयरन के एविडेंस कहां से मिलते हैं? हम देखते हैं मेगालिथ होते हैं बहुत बड़े बड़े स्टोन जो लोगों की कब्रों के ऊपर लगाए जाते हैं, उनकी मेमोरी के फॉर्म में।
इन्हें याद करना है हमको। दैट इज वाई हमने बोल दिया कि हम उनकी कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देंगे, बड़े बड़े पत्थरों के स्ट्रक्चर बना दिए हैं उसके ऊपर। अब क्या बात हुई कि इनकी जो कब्र थी इसके साथ रखे गए थे आयरन के वेपन्स, आयरन के मेटल्स, आयरन के ऑर्नामेंट्स, आयरन की चीजें बरी की गई थी इंसान के साथ। तो फिर हमें पता चला कि अच्छा 1000 BC में क्या हो गई, आयरन की डिस्कवरी हो गई। आती है इतनी बात समझ में। अब इसके बाद 600 BCE में हम देखते हैं कि महाजनपदा पीरियड का राइज हो जाता है, जो यहां पर हमें सेकंड चैप्टर में देखना है। अब महाजनपदा पीरियड में सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपदा निकल के आता है मगध। आती है बात समझ में। अब मगध में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती है। एक है हर्यंक डायनेस्टी, एक है शिशुनाग डायनेस्टी और एक है नंद डायनेस्टी। नाम याद मत रखिए, बस ये है आपके पास मेंशन किए गए हैं कि हर्यंक डायनेस्टी के रूलर है बिंबिसार और अजातशत्रु, और नंद डायनेस्टी के रूलर है महापद्म नंद। आप जब मगध के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वहां बताते हैं कि इनके बहुत एम्बिशियस रूलर्स हैं, तो वहां पर इन 3 रूलर्स का नाम आता है। हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार और अजातशत्रु और हमारे नंद डायनेस्टी के महापद्म नंद। ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर जो नंद डायनेस्टी होती है, इसकी जो 3rd डायनेस्टी होती है नंद डायनेस्टी, उसमें लास्ट रूलर है धनानंद। जब धनानंद हमारे इंडिया में रूल कर रहा था तब अलेक्जेंडर का इन्वेजन शुरू हो गया था। इन्वेजन यहां से होना शुरू हो रहा था और वहां पे तक्षशिला में बैठे हुए चाणक्य को इस बारे में पहले से पता था। अब वो जाते हैं धनानंद के कोर्ट में उन्हें वॉर्न करने के लिए। किसके कोर्ट में? नंद डायनेस्टी के धनानंद के कोर्ट में। वो उन्हें वॉर्न करते हैं कि आपको अलेक्जेंडर को रोकना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट धनानंद उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है कि तुम एक टीचर मुझे बताओगे कि मैं कैसे रूल करूं? मैं एक बहुत पावरफुल रूलर हूं, मैं खुद देख सकता हूं कि मैं कैसे रूल करूंगा, क्या रूल करूंगा। वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है चाणक्य की। चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है। चाणक्य क्या करते हैं, उसी समय अपने बाल लेते हैं, उनको बांधते हैं और धनानंद को बोलते हैं कि अब जब तक मैं तुझे उस गद्दी से नहीं हटा दूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा और मैं अपनी चुटियां नहीं खोलूंगा। ठीक है। अब क्या होता है, चाणक्य फिर जा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं कैसे धनानंद को हराऊं, क्योंकि पहले उनका टारगेट कौन था? अलेक्जेंडर, जो बाहर से इन्वेड कर रहा था। बट अब मेन टारगेट कौन हो गया? धनानंद, जिसने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। तब वो एक लड़के को ग्रूम करते हैं, हु इज चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर धनानंद को हरा के मौर्यन डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो नंद डायनेस्टी इस तरीके से डिमोलिश होती है, खत्म होती है, क्योंकि चाणक्य बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि इस रूलर को हराना है। तो यहाँ पर फिर मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है। यहाँ पर ही पहले नंदा डायनेस्टी थी, उसको हटाया, अलेक्जेंडर के इन्वेजन को भी रोक दिया। ठीक है, आती है इतनी बात समझ। अब चंद्रगुप्त मौर्य है, वो आते हैं हमारे यहाँ पे 321 BCE में। 600 BCE से शुरू हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य आए 321 BCE में। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन होते हैं बिंदुसार, वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन जो है, पोते जो हैं अशोक, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो अशोक है उन्होंने यहाँ पे ओडिशा में कलिंगा की वॉर लड़ी थी। तो मौर्यन के कौन 2 इंपॉर्टेंट रूलर है? चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक। ठीक। अब धीरे धीरे करके मौर्यन अंपायर का भी पतन हो जाता है। और मौर्यन अंपायर का पतन इस तरीके से होता है कि उनके जो रूलर्स होते हैं वो पावरफुल नहीं थे। इसके बाद जो अशोका के बाद रूलर्स आए वो पावरफुल नहीं थे, इसीलिए इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट मौर्य का पीरियड। अब पोस्ट मौर्यन अंपायर में हम 3 तरीके के रूलर्स देखते हैं। एक है नेटिव रूलर्स, जो इंडिया के ही रूलर्स हैं, इंडिया में रूल कर रहे हैं। एक है डीप साउथ के। डीप साउथ में हम देखते हैं चोलास, चेरास, पांड्यास, ये 3 नाम आपने सुने होंगे। ये 3 डीप साउथ में रूल कर रहे थे। और फिर देखेंगे फॉरेन रूलर्स जो बाहर से इन्वेड कर रहे थे।
ठीक है, अब सबसे पहले नेटिव रूलर्स में सतवाहनास की बात कर लेते हैं। जो मौर्यंस थे उनके अंडर में ही सतवाहनास रूल कर रहे थे। ये पूरा मौर्यन अंपायर था। मौर्यन अंपायर ने एक्सपेंशन अपना पूरा अखंड भारत जैसा बनाया था। तो यहाँ पर मौर्यन अंपायर्स ने ये जो रीजन है यहाँ पर सतवाहनास को भी हराया था। बट मौर्यंस ने क्या बोला? मौर्यंस ने बोला आप अपने एरिया को रूल करते रहिए, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हम आपके सुपीरियर हैं। आप जब भी हमको देखें तो हमें ट्रिब्यूट्स भेजें, आप हमको टैक्सेस भेजें, आप हमको दुआ सलाम करें। ठीक, तो मतलब कैप्चर नहीं करा है उस एरिया को, बट अपना फ्यूडेटरी बना दिया है। फ्यूडेटरी मतलब आप काम तो अपने अपने तरीके से ही करेंगे, बट जब हम आपको जैसे चलने को बोलेंगे आपको तब तब वैसा चलना पड़ेगा। बाकी जो एरियाज है वहां पे आप अपनी तरीके से रूल कर सकते हैं। तो ये है फ्यूडेटरी ऑफ मौर्यास। अब जैसे ही मौर्यन अंपायर क्या होता है, वीक होने लग जाता है, तो यहाँ पर डेक्कन वाले रीजन में सतवाहनास क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। पहले मौर्यन के अंडर फ्यूडेटरी थे, अब उन्होंने क्या बोला, मौर्यन तो ऑलरेडी वीक हो गया, तो अब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। अब हम खुद से रूल करेंगे खुद को। ठीक, अब हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर नेटिव रूलर्स आ गए और यहाँ पर डीप साउथ में चोलास, चेरास और पांड्यास रूल कर रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं फॉरेन रूलर। ये सब कुछ एक ही टाइम पीरियड में चल रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पीरियड नहीं है। पोस्ट मौर्य में ये सब कुछ एक साथ रूल कर रहे हैं। यहाँ पर अपने सतवाहनास आ गया, साउथ में अपने चोलास, चेरास, पांड्यास आ गए। अभी नॉर्थ में फॉरेन रूलर्स आने वाले हैं। अब देखो कैसे आते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल एशिया में यूजी ट्राइब हुआ करती थी। कौन सा एरिया है? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब होती थी, खूंखार ट्राइब थी, विच वॉज यूजी ट्राइब। अब यूजी ट्राइब ने बोला कि देखो मुझे तो चाइना के बहुत नाम सुनाई दे रहा है, मुझे तो चाइना की बहुत तारीफें सुनाई दे रही है कि चाइना ऐसा, चाइना वैसा, चलो जाके देखते हैं चाइना में कि चाइना में ऐसा है क्या, चाइना को लूटने जाते हैं। तो यूजी ट्राइब क्या करती है? यूजी ट्राइब चाहती है कि हम नीचे ये जो चाइना वाला रीजन है इसमें जाएं, उन्हें हराने के लिए, उन्हें लूटने के लिए। बट चाइना का जो रूलर था उसने यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी। तो ये जो यूजी ट्राइब है ना, ये यहाँ पर अंदर नहीं जा पाई चाइना में। उन्होंने कहा चलो कहां तक ही होगी ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हम घूम के जाते हैं। तो जब यूजी ट्राइब जैसे ही घूम के जाना शुरू हुई तो शकास को यहाँ पे लगा कि जो यूजी ट्राइब है वो हम पे हमला करने आ रही है। तो शकास ने क्या बोला, हम भी थोड़ा आगे खिसक जाते हैं, क्योंकि हमें तो इस खूंखार ट्राइब से नहीं लड़ना, वरना हम तो हार जाएंगे। तो शकास और आगे हुए और इंडो ग्रीक्स को लगा कि शकास हम पे अटैक कर रहे हैं। सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से दे वर कमिंग हियर। अब इंडो ग्रीक्स को जैसे ही लगा कि शकास हम पे अटैक कर रहे हैं, ये सब कुछ ट्राइब्स हैं या फिर डायनेस्टीज है जो आगे जाके बनेंगी। ठीक है, अब ट्राइब्स क्यों बोल दिया इनको? क्योंकि अब ऐसे कोई अंपायर होगा तो वो आगे थोड़ी खिसकेगा, बट ट्राइब्स हैं, नोमैड्स हैं, वो इधर उधर खिसक सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राइब्स। अब जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो हिंदू कुश माउंटेन है हमारे, इसको क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे तो जो अपना मौर्यन एम्पायर है ऑलरेडी वीक पड़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इनको हरा के नॉर्थ वेस्ट में रूल करना शुरू कर देते हैं, लेटर मौर्यास को हरा के। अब मौर्यास का पतन हो चुका है, खत्म हो चुके हैं मौर्यास। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके हैं इंडो ग्रीक्स। अब इंडो ग्रीक्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इनके एक ही रूलर है मिएंडर, जो जिनके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, वो भी मेंशन नहीं है आपके उसमें। तो इंडो ग्रीक्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। शकाज ने देखा कि इंडिया तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस है, बहुत ज्यादा संप्रबुद्ध है इंडिया, तो शकाज क्या बोलते हैं, हम इन्वेट करने चले जाते हैं अपने इंडिया को। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपने इंडो ग्रीक्स को हरा के शकाज ने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। अब ये जो यूजी ट्राइब थी ना, इसी के जब टुकड़े हुए तो उसमें से एक डायनेस्टी निकली विच वाज कुषाण डायनेस्टी। तो जो कुषाणास थे वो क्या करते हैं, वो पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन रूल करते हुए आते हैं और अपना पाटलिपुत्र तक रूल करना शुरू कर देते हैं। तो
कुशाणास जो थे, ये जो यूजी ट्राइब के हिस्से थे, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित जब करते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट से पूरा जीतते हुए आते हैं और यहाँ पर पाटलिपुत्र तक रूल करने लग जाते हैं। पाटलिपुत्र जो है वो बिहार में है। ठीक, तो अब क्या हो गया, पहले जो पूरा मौर्यंस के अंडर में था, अब यहाँ पर डेक्कन में सातवाहन्स आ गए, नीचे चोला चेरा पांड्या है, यहाँ पर शक रूलर है, फॉरेन डायनेस्टी आ चुकी है, और यहाँ पर कुशाणाज आ चुकी है। शक डायनेस्टी में हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है रुद्रदमन I, और कुशाणाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है कनिष्क। ये सब कुछ आपके चैप्टर में आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही है। ठीक, अब क्या होता है, धीरे धीरे करके जब ये भी डिक्लाइन होते हैं तो यहां पर आ जाते हैं गुप्तास। अब जो गुप्ता अंपायर है वो फिर से यहां पे से शुरू होता है जैसे मौर्यन अंपायर शुरू हुआ था। ठीक है, और यहां पर जहां पर सातवाहनास थे वहां पर आ जाते हैं वकाटक्स। अब वकाटक्स की बात यहां पर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि गुप्ता के रूलर में एक समुद्रगुप्त याद रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसका मेंशन आएगा। तो एज सच ये रूलर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जब मैं जैसे समुद्रगुप्त बोलूंगा आपको याद आ जाना चाहिए कि वो गुप्ता रूलर है। गुप्ता रूलर में ही एक और रूलर है विक्रमादित्य, जिन्हें हम बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ये इनका टाइटल है विक्रमादित्य। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनकी बेटी है प्रभावती गुप्त। जो प्रभावती गुप्त है उनको प्यार हो जाता है वकाटक रूलर से। अब जो वकाटक रूलर है उनकी शादी होती है प्रभावती गुप्त से और इनको एक बेटा भी होता है। अब इनको बेटे होने की इतनी खुशी हो जाती है कि इनकी डेथ हो जाती है। तो अब वकाटक रूलर के पास कोई सक्सेसर नहीं था क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और किंग वैसे ही खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर फीमेल रूल करने लग जाती है वकाटक को, एंड दैट इज व्हाई प्रभावती गुप्त को बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है आपके सेकंड चैप्टर में कि इन्होंने लैंड ग्रांट्स की थी। विमेन के स्टेटस के बारे में बात की जाती है जब, तो प्रभावती गुप्त को बोला है कि एक विमेन रूल कर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, दोबारा से मगध के अंदर 3 डायनेस्टी, उसके बाद मौर्याज आए, मौर्याज में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आए। उसके बाद पोस्ट मौर्यन अंपायर में क्या होता है, हमारे सातवाहनाज आते हैं, कुशाणाज आते हैं, शकाज आते हैं और चोला चेरा पांड्या आते हैं। अच्छा याद रखिए कि ये सब के सब एक ही टाइम पे रूल कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे नहीं कर रहे हैं, सब एक ही टाइम पे रूल कर रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे कि गुप्ता में जो हमारे चंद्रगुप्त सेकंड है उनकी बेटी प्रभावती गुप्त रूल करना शुरू करती है। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर में। चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक मैंने स्किप करा है क्योंकि मैं उसे लास्ट में आपको बताऊंगा इंस्क्रिप्शन के टाइम पे। ओके, अब हम शुरू करते हैं द अर्लीस्ट हिस्ट्री से, द 16 महाजनपद। अब सबसे पहले आते हैं जनपद। तो जनपद वो टेरिटरी है, वो एरिया है जहां पर जना जो पर्सन है उसने सबसे पहले कदम रखा। तो एक ऐसी टेरिटरी जिसके अंदर जन ने, इंसान ने सबसे पहले कदम रखा, इट इज जनपद। अब जनपद एक छोटा यूनिट है। अब जनपद जब बहुत सारे जनपद मिल गए एक साथ तो उसे हमने बोल दिया महाजनपद। ठीक, जनपद एक छोटी टेरिटोरियल यूनिट है जहां पर जन ने, इंसान ने सबसे पहले पद रखा। पद मतलब कदम, फुट। ठीक, अब बहुत सारे जनपद मिलके एक बहुत बड़ा महाजनपद बनाते हैं और हम देखते हैं ऐसे हमें 16 महाजनपद देखने को मिले। अब 16 महाजनपद में बहुत सारे महाजनपद आते हैं, बट एंड में सरवाइव करता है एक महाजनपद विच इज मगध, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा और आगे भी देखेंगे। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं 6th सेंचुरी बीसी, जो मैंने आपको बताया ना, इसमें 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। तो 6th सेंचुरी बीसी को बोला गया मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हो रहा था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला था उसे, अब ये है सेकंड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन हिस्ट्री, इसीलिए इसे बोला
मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहीं से डायनेस्टीज का ओरिजिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, सो 6th century BC इज मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अब यहां पर आपको फीचर्स ऑफ महाजनपदास बताए हैं कि महाजनपदास के क्या क्या फीचर थे। तो महाजनपदा जो थे, कुछ महाजनपदा अलग तरीके से रूल होते थे और कुछ महाजनपदा अलग तरीके से रूल होते थे। आपको बताया गया है जो मोस्ट महाजनपदास हैं वो रूल किए जाते थे बाय किंग, मतलब यहाँ पे क्या थी, मोनार्की थी। ठीक, 16 महाजनपदास में जो ज्यादातर महाजनपदास थे वो मोनार्की थे। जो मगध था वो भी एक मोनार्की थी, इसीलिए वहां पे डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। बट कुछ ऐसे भी महाजनपदास थे जो रिपब्लिक्स थे, जहां पे इलेक्शन की वैल्यू थी, मतलब ये रूल किए जाते थे गणा और संघ के द्वारा, असेंबलीज लगाई जाती थी। ये गणा और संघ ओलिगैर्कीज है। ओलिगैर्कीज मतलब जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलके रूल करे। अब कैसे, यहां पर सपोज मैंने बोल दिया कि 4 पीपल मिलके एक साथ रूल कर रहे हैं एक महाजनपदा को, तो अगर इनको एक पर्टिकुलर लॉ लाना होगा, कुछ लेके आना होगा, तो इन्हें इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। अब वो इलेक्शन हो रहा है तो इसी वजह से इसको क्या बोल दिया, रिपब्लिक बोल दिया। ओलिगैर्की क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू रूल टुगेदर, इसीलिए उनको एक साथ बोल दिया राजास। तो कुछ महाजनपदा मोनार्की थे और कुछ महाजनपदा रिपब्लिक थे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है कि हर महाजनपदा के पास अपनी कैपिटल थी। ऑब्वियस है ना, कैपिटल जो है वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी होगी। ठीक, तो हर महाजनपदा के पास अपनी कैपिटल थी और हर एक कैपिटल फोर्टिफाइड थी। अब फोर्टिफाइड थी तो इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास इतनी समझ थी कि हमारी अगर रानी चली गई, रानी मतलब कैपिटल चली गई, तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, तो उसे फोर्टिफाई करना बहुत जरूरी है। पहला क्या था, सबसे पहले कुछ रूलर्स, कुछ महाजनपदा मोनार्की थे, कुछ महाजनपदा रिपब्लिक, और दूसरा कैपिटल सिटीज थी जो फोर्टिफाइड की जाती थी। उसके बाद पॉइंट आता है कि हमारे जो ब्राह्मणास थे 6th century BC से, उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट एक लिखना शुरू कर दिया था जो था धर्मशास्त्र। अब ये जो धर्मशास्त्र था ये बताता था किंग की ड्यूटीज, रूल्स लिखे हुए थे इसमें कि किंग को कैसे रूल करना चाहिए और सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए। कौन बताता है, धर्मशास्त्र जो है एक संस्कृत टेक्स्ट। अब किंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग था क्या। किंग आइडियली एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्षत्रिय होना चाहिए, तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग किंग क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक, जो किंग था उसे बोला जाता था कि आप अपनी प्रजा से टैक्स और ट्रिब्यूट ले सकते हैं। टैक्स मतलब आप पैसा ले रहे हैं उनसे, और ट्रिब्यूट मतलब अगर उन पे पैसा नहीं है तो वो अपनी चीजें दे रहे हैं। चीजें मतलब अगर फार्मर के पास पैसा नहीं है देने के लिए तो वो आपको अपनी फसल दे रहा है। गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हो आप अपनी प्रजा से, तो टैक्स और ट्रिब्यूट भी ले सकते हो आप अपने सब्जेक्ट से। और तीसरा है कि रूलर्स को बोला कि आप अपने बगल वाले स्टेट पे रेड मार सकते हो, तो रेड मार दी मतलब उनकी वेल्थ लेके आ गए, उनकी लैंड कैप्चर कर ली, तो इसे लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ बोला है। मतलब आपने अगर अपने पड़ोसी पे हमला कर दिया तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जहां पर स्टैंडिंग आर्मी थी, आर्मी मेंटेन की जाती थी, और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ऑफिसर्स थे, वो भी रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किए जाते थे। पर कुछ ऐसे भी स्टेट थे जहां पर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब जरूरत आती थी वो वहां के लोगों को बोलते थे, कॉमन पीपल को बोलते थे कि जाओ जाके लड़ो। पीजेंट्स काम कर रहे हैं, आर्टिशियंस काम कर रहे हैं, बोलते थे कि अब जाके आप सरहद में जाके लड़ने लग जाओ, हम पे हमला हो गया है। दोबारा से देखेंगे फीचर्स।
महाजनपदा कुछ मोनार्की है जहां पर सिर्फ किंग रूल कर रहा है, कुछ रिपब्लिक है जहां पर गना और संघ रूल कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा हर महाजनपद के पास अपनी एक कैपिटल सिटी थी और वो फोर्टिफाई की जाती थी। ठीक है, बात समझ में आती है। उसके बाद हमने देखा जो ब्राह्मणास है उन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसे हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। उसमें ड्यूटीज लिखी थी, रूल्स लिखे थे फॉर किंग एंड हिज सोसाइटी। यहाँ पर हम बताते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर रेगुलर आर्मी मेंटेन की जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था लड़ाई कभी भी हो सकती है, और रेगुलर ब्यूरोक्रेसी मेंटेन की जाती थी ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। पर कुछ ऐसे भी एरिया थे जहां पर कोई आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी, बोलते थे जरूरत आने पे अपने पीजेंट्स को ही भेज देंगे लड़ाई करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक देखते हैं मगध का, उसके बाद एंड कर देंगे इस पार्ट को। ओके, लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, मगध। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें सिर्फ एक ही महाजनपद बच गया जिसे हमने बोला मगध, और यहीं से डायनेस्टीज की स्टार्टिंग हो जाती है। मगध आपका प्रेजेंट डे बिहार वाले रीजन में है, और आपको अगर 16 महाजनपद के बारे में जानना है सो लेटर ऑन आई विल शेयर मैप विद यू। मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा सारे महाजनपदास कहां कहां लाए करते हैं, तो कुछ स्किप नहीं कर रहे हैं हम। ओके, अब यहां पर देखते हैं मगध है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। अब मैंने बोला मगध बिहार वाले रीजन में है, तो ये हुआ एलुवियल प्लेन्स वाले रीजन में जहां बहुत फर्टाइल सॉइल है। अब बहुत फर्टाइल सॉइल है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो फिर हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होगा और फिर हमारा ट्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली मगध जो है वो पावरफुल बन जाएगा। मगध के पास रिसोर्सेस थे। जो बिहार है उस वाले रीजन में आपने देखा होगा आयरन माइंस प्रेजेंट होती है, तो मगध के पास आयरन की बिल्कुल कमी नहीं थी, तो वेपन्स भी बन जाते थे, टूल्स भी बन जाते थे, ऑर्नामेंट्स भी बन जाते थे, सब बन जाते थे। तो जो आयरन है उसकी अवेलेबिलिटी थी। अब आप देखेंगे जो बिहार वाला रीजन है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाते थे। अब बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाएंगे तो मतलब जंगली जानवर ज्यादा होंगे, और उसी जंगली जानवर में एलिफेंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट निकल के आया। अब एलिफेंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट निकल के आया तो इसका हेल्पफुल कैसे हुआ ये मगध में। अब जो एलिफेंट्स होंगे वो यूज किए जाते थे आर्मी में। जब भी लड़ाई करने जाते थे एलिफेंट्स को लेके चले जाओ, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत बड़े होते थे तो फिर वो सामने वाले को वैसे ही डरा देते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिहार वाला रीजन है वहां पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज मगध को हेल्प करती थी इन चीप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दूसरी डायनेस्टीज के साथ या फिर ओवरसीज ट्रेड करने के लिए यहाँ पर चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल गया है, पानी मिल गया है, तो सी के थ्रू बहुत सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है, और सी के ही थ्रू आप डिस्टेंट लैंड के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आती है बात समझ। मगध के पास बहुत ज्यादा एम्बिशियस रूलर्स थे जो मैंने आपको बताया, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद। ठीक है, तो क्या देखा हमने, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था मगध में, आयरन माइंस थी, एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी थी, यहाँ पर चीप ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिवर गंगा थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, और एम्बिशियस रूलर्स थे जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि 6th BCE में जब मगध जैसे जैसे फ्लरिश कर रहा था तब मगध की कैपिटल थी राजगहा या राजगृह बोलते हैं इसको, इसका मतलब राजा का घर, राजगृह। तो दिस इज हाउस ऑफ द किंग। अब मैंने बोला था कैपिटल फोर्टिफाइड होनी चाहिए, तो कर दी ना हमने कैपिटल फोर्टिफाइड, क्या दिक्कत है। बट क्या होता है 4th BCE में उदयन, जो ये हर्यंक डायनेस्टी थी, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, उसका ये लास्ट प्रोमिनेंट रूलर था। नाम याद मत रखो रूलर का, बस ये याद रखो कि 4th century BCE में क्या होता है, जो उदयन होता है वो कैपिटल को चेंज कर देता है मगध की, फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। ठीक है, आती है इतनी बात समझ। पहले
राजगृह कैपिटल थी, अब पाटलिपुत्र कैपिटल हो गई। इसके बाद हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। मगध के बारे में बता दिया था, जितना हो गया है ना उतना। ये 3 रूलर्स थे, प्रोमिनेंट हो गए। मगध के फीचर्स बता दिए, उससे पहले महाजन दास के फीचर्स बता दिए। अगली वीडियो में देखते हैं मौर्यंस के फीचर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।